सभी को जोहार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BBMKU सेमेस्टर 5 कोर 11 का यूनिट 6 जो कि है फेमिनिज्म यानी कि नारीवाद। नारीवाद या नारी मुक्तिवाद की मुख्य मान्यता यह है कि समाज में लिंग के आधार पर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत पितृतंत्र को समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है। पितृतंत्र यानी कि पुरुषों का जो आधिपत्य यानी सिर्फ जहाँ पुरुषों को अधिकार दिया जाता है या जहाँ पर पुरुषों का बोलबाला हो, यह पुरुष प्रधान समाज के प्रति विद्रोह का शंखनाद है। नारीवाद के अनुसार स्त्रियां ऐसा समूह है जिनके हित पुरुषों के हित के विरुद्ध है। यह हित समस्त स्त्रियों को एक भगिनी समाज के रूप में संगठित होने की प्रेरणा देते हैं। भगिनी समाज यानी कि सिस्टरहुड सोसाइटी और प्रजाति की सीमाओं से परे हो। नारीवाद फिल्म राजनीति की नई परिभाषा की मांग करता है। पितृतंत्रीय प्रभुत्व केवल स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह परिवार और यौन संबंधों जैसे नितांत व्यक्तिगत क्षेत्रों में भी स्त्रियों पर पुरुषों के आधिपत्य का सूचक है। यानी कि पुरुष जो अपना अधिकार जमाते हैं वह सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में भी नहीं, वह जो पारिवारिक मामले या संबंध है उसमें भी अपना आधिपत्य जमा कर रखते हैं। ऐसा नारीवाद विचारकों का मानना है। नारीवाद का यह दावा है कि अतीत तथा वर्तमान समाज में स्त्रियों को स्त्रीत्व के कारण अन्याय सहन करना पड़ा है। स्त्रीत्व यानी कि जैसे पुरुषत्व, पुरुष के गुण हैं, पुरुष में पाए जाने वाले जो तत्व या गुण हैं, उसी प्रकार स्त्रियों में जो पाए जाने वाले तत्व यानी कि गुण हैं, उसके कारण उसे अन्याय सहन करना पड़ा है और आज भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा नारीवाद विचारकों का मानना है। नारीवाद विचारक मैरी आर बियर्ड कहती है कि ऐतिहासिक दृष्टि से पुरुष के प्रति स्त्री की पूर्ण पराधीनता का सिद्धांत ऐसी मनगढ़ंत कहानी है कि मानव मन ऐसी और कोई कहानी आज तक नहीं गढ़ पाया है। यानी कि जो स्त्रियां पुरुष के अधीन होती है, ये सिर्फ एक कहानी है और मानव मन आज तक ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं गढ़ पाया है। ऐसी जो बात है वो मैरी और बियर्ड कहती है। अगली विचारक जो है वो है हैरियट मॉन्टेन्यू। वह कहती है कि यदि सभ्यता की सही परख करनी हो तो समाज के उच्च आधे हिस्से की हालत पर विचार करना चाहिए, जिस पर दूसरा आधा हिस्सा अदम्य शक्ति का प्रयोग करता है। यानी कि समाज में दो प्रमुख जातियाँ मानी जाती है, स्त्री और पुरुष। तो वह कहती है कि जो शक्ति का प्रयोग एक जाति करती है और वह किस पर करती है तो दूसरे जाति पर, ऐसा जो कहती है वह है हैरियट मॉन्टेन्यू। अगली जो विचारक है वह है एंजेलिना ग्रिम्के। वह कहती है कि मैं केवल मानव अधिकारों को मान्यता देती हूँ, अन्य किसी तरह के अधिकारों को नहीं। मैं पुरुषों के अधिकारों और स्त्रियों के अधिकारों के बारे में कुछ नहीं जानती। नारीवाद का उदय। समकालीन संदर्भ में नारीवाद आंदोलन 1970 के दशक में शुरू हुआ, परंतु पुरुष के सापेक्ष स्थिति से संबंधित विवाद चिरकाल से चला आ रहा है। यानी कि बहुत पहले से। प्राचीन यूनानी जो दार्शनिक हैं, प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता स्वीकार की थी, परंतु अरस्तु
अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल ने पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की नेता पर बल देते हुए उन्हें दासों के समकक्ष रखा था। प्लेटो जो है सो स्त्रियों और पुरुषों के मध्य समानता की बात करता था, और एरिस्टोटल या अरस्तु जो है सो स्त्रियों को दासी के समान मानता था। नारीवाद आंदोलन के आरंभिक संकेत 18वीं और 19वीं शताब्दी के यूरोपीय चिंतन में ढूंढे जा सकते हैं। उदारवादी परंपरा के अंतर्गत मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट की चर्चित कृति जो है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन समानता प्रदान करने का उचित स्थापित किया था। उनकी लिखी जो किताब है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये जो बुक है वॉलस्टोक्राफ्ट लिखी है, तो उनके द्वारा जो है सो उस बुक में स्त्रियों को समानता प्रदान करने का जो उचित प्रयास है वह किया गया था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी एक महत्वपूर्ण कृति सब्जेक्शन ऑफ वीमेन स्त्रियों की पराधीनता के अंतर्गत यह तर्क दिया था कि स्त्री पुरुष का संबंध मैत्री पर आधारित होना चाहिए, प्रभुत्व और पराधीनता की स्थिति पर नहीं। मिल ने विशेष रूप से विवाह कानून में सुधार और स्त्री मताधिकार पर बल देते हुए सुयोग्य एवं प्रतिभाशाली स्त्रियों को पुरुषों के समान अवसर प्रदान करने की वकालत की। फिर आगे मार्क्सवादियों ने लिखा है कि परिवार संस्था श्रम विभाजन का सामान्य रूप से शुरू हुए थे, जिसमें स्त्री पुरुष का संबंध प्रभुत्व एवं निजी संपत्ति की धारणाओं को चरितार्थ करता है। परिवार के भीतर पुरुष की स्थिति बुर्जुआ वर्ग के तुल्य है और स्त्री की स्थिति सर्वहारा के समांतर। मार्क्सवादियों ने यह तर्क दिया कि जब पूंजीवाद प्रणाली का अंत हो जाएगा तब निजी गृह कार्य सार्वजनिक उद्योग को सौंप दिया जाएगा और तभी स्त्रियों सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकेंगी। 1970 के दशक में यूरोप और अमेरिका की अनेक जागरूक महिलाओं ने अनुभव किया कि स्त्रियों के मताधिकार आंदोलनों और स्त्रियों की स्थिति के प्रति उदारवादी एवं समाजवादी दोनों विचार परंपराओं में इतनी सजगता के बावजूद पश्चिमी संस्कृति के भीतर स्त्रियों की पराधीनता का अंत करने की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई थी। इसलिए नारी अधिकारों की रक्षा के लिए एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई। नारीवाद के प्रकार ऐसा नहीं ऐसे इसमें जैसे कि मैंने 3 प्रकार के नारीवाद विचार दिए हैं, पर इससे अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन सा पूछा जाएगा उस हिसाब से मैंने 3 सेलेक्ट किए हैं। तो उसमें पहला है उदारवादी नारीवाद, दूसरा है समाजवादी नारीवाद और तीसरा है आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद, या हम कह सकते हैं उग्रवादी नारीवाद। तो उदारवादी नारीवाद क्या है? उदार नारीवाद या उदारवादी नारीवाद उदारवाद से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर स्त्री की दशा में सुधार की मांग करता है। यह सिद्धांत आधुनिक युग में नारीवाद की आरंभिक अभिव्यक्ति के रूप में सामने आया है। यह विचारधारा राजनीति को व्यक्तिवाद की दृष्टि से देखती है और पश्चिमी देशों में प्रचलित उदारवादी संस्थाओं में उपयुक्त सुधार की वकालत करती है। उदारवादी नारीवाद के जो समर्थक हैं उसमें है बेटी फ्रीडन, मैरी वॉलस्टोक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल और कैरल फैटमैन। ये जो 4 विचारक हैं वह उदारवादी नारीवाद के समर्थक हैं। समाजवादी नारीवाद समाजवाद से जुड़ी मान्यताओं के आधार पर स्त्री की स्थिति को
उन्नत करने का रास्ता दिखाता है। यह सिद्धांत उदारवाद से जुड़े व्यक्तिवाद का खंडन करते हुए स्त्री पुरुष में यथार्थ समानता स्थापित करने का मांग करता है। साथ ही समाज के सभी सदस्यों अर्थात समस्त स्त्री पुरुष में परस्पर सहयोग की समुदाय भावना स्थापित करना चाहता है। चार्ल्स फ्यूरिये, फ्रेडरिक एंगल्स, शीला रोबाथम जैसे विचारक समाजवादी नारीवाद के समर्थक हैं। नारीवाद की समाजवादी धारा के अनुसार इस समस्या का समाधान क्या होगा? एक और लिंग पर आधारित श्रम विभाजन और मूल परिवार की धारणाओं को समाप्त करके मानव समानता पर आधारित नई व्यवस्था स्थापित की जाए। दूसरी और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का अंत करके समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित की जाए ताकि अलगाव से मुक्त वर्गहीन समाज का उदय हो सके। तीसरा है आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद। यह विचारधारा की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में हुई। यह विचारधारा पितृतंत्र से जुड़ी हुई व्यवस्था को स्त्री के उत्पीड़न का मुख्य स्रोत मानती है। इसके अंत के लिए समाज व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की मांग करती है। इस दिशा में पहले पहल प्रांतीय नारीवाद लेखिका सिमोन द ब्यूवाई ने अपने चर्चित कृति द सेकेंड सेक्स के अंतर्गत स्त्रियों की पराधीनता पर प्रहार करते हुए यह तर्क दिया था कि स्त्री इस रूप में पैदा नहीं होती बल्कि उसे ऐसा बना दिया जाता है। सिमोन द ब्यूवाई, सुलामित फायरस्टोन एंड कैंट मिलेट जैसे विचारक आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद के समर्थक हैं। आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद पूर्ण परिवर्तन चाहते हैं। जो पुरानी व्यवस्था है उसमें पूर्ण परिवर्तन चाहते हैं। अब हम समालोचना यानी समान जैसे अच्छाई बुराई दोनों की बात करते हैं। नारीवाद ने स्त्रियों पर युग युगांतर से होने वाले अन्याय और अत्याचार की ओर ध्यान खींचकर इस अन्याय के निराकरण का रास्ता दिखाया है। परंतु जब नारी मुक्ति के नाम पर स्त्री पुरुष बुनियादी संघर्ष का मुद्दा उठाया जाता है तब स्त्री पुरुष के बीच एक दूसरे के प्रति निष्ठा के बंधन टूटने लगते हैं। ऐसी हालत में जो पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए स्त्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है तो वह स्त्रियों को बहुत महंगी पड़ती है। नारीवाद का यह दावा सही है कि स्त्रियों को निर्बल ना समझा जाए। जो समाज में स्त्री की गरिमा इसमें है कि उसे ममता मूर्ति प्रेरणा और शक्ति का अनंत स्रोत माना जाए। सभ्य समाज में ऐसा माना भी जाता है। आवश्यकता इस गरिमा के विस्तार की है। स्त्रियों को ना तो दया का पात्र समझा जाए न दाता का विषय बनाया जाए दास्ता का विषय बनाया जाए परंतु कानूनी तौर पर स्त्री पुरुष की समानता बहुत युक्तियुक्त नहीं होगी। स्त्रियों के लिए मातृत्व लाभ तथा जोखिम भरे और तनाव भरे कार्यों से उन्मुक्ति की व्यवस्था को स्त्री पुरुष की कानूनी समानता के नाम पर समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा सम्मानित व्यवसाय में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए।